प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग ऑपरेशन रिसर्च की शुरुआत कर रहे हैं और ऑपरेशन रिसर्च का जो पहला टॉपिक है वो है एलपीपी। आज हम लोग स्टूडेंट्स एलपीपी के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली ऑपरेशन रिसर्च में एलपीपी इज द वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। सबसे पहले तो हम एलपीपी का मतलब समझें। एलपीपी में फिर हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, हमारा पहला जो टॉपिक है एलपीपी में वो क्या होगा और आज की इस क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर एक शॉर्ट आपको ओवरव्यू में दे देता हूं स्टूडेंट्स। बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज एलपीपी। हालांकि इसका पूरा नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, राइट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फिर एलपीपी में ही हम सबसे पहले आज देखेंगे मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एलपीपी एंड देन इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग बेसिकली इन दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एक तो मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एलपीपी एंड नंबर 2 हाउ वी फॉर्मुलेट एनी एलपीपी इन मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि एलपीपी होता क्या है बेसिकली। ठीक, आपको याद होगा बच्चों कि आप लोग जब छोटी क्लास में थे 6, 7, 8, 9, 10 तो वहां पर एक आप कुछ क्वेश्चंस करते थे स्टूडेंट्स। कैसे करते थे कि जैसे कि दो नंबर्स का सम 10 है, उनका जो डिफरेंस है वो 8 है, तो वो दो नंबर्स फाइंड करिए। तो आप ऐसे में क्या करते थे, x और y वो दो नंबर्स ले लेते थे और फिर इक्वेशंस बनाते थे। x प्लस y इज इक्वल टू 10, x माइनस y इज इक्वल टू 8, लाइक दैट। तो वो लीनियर इक्वेशंस बनती थी स्टूडेंट्स और आप उनको सॉल्व करके फिर उनका सोल्यूशन फाइंड करते थे और x और y की वैल्यू निकाल लेते थे, राइट। एंड सिमिलरली आपने इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स करी हैं, चाहे वो राम और श्याम या पिता और पुत्र की एजेस हो या फिर कुछ और हो। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने किए हैं इक्वेशन बना बना के, ठीक है ना। और x और y की वैल्यूज भी बहुत निकाली है। तो बेसिकली एलपीपी में हम लोग करते क्या है, हम लोग बनाते हैं लीनियर इक्वेशंस या लीनियर ये समझ लीजिए कि लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं या लीनियर इनइक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक, यानी कि ये जो इनइक्वेशंस या इक्वेशंस होती हैं इनमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो सारे वेरिएबल्स लीनियर होते हैं। लीनियर मतलब विथ डिग्री 1, राइट, डिग्री 1 के साथ में होते हैं। ठीक, तो इट मींस दैट कि एलपीपी में बेसिकली जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, अब स्ट्रक्चर में क्या क्या है वो हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर में जितनी भी इक्वेशंस मिलेंगी वो सब आपको लीनियर मिलेंगी। अब वो इक्वेशन के फॉर्म में भी हो सकती हैं, इनइक्वालिटी के फॉर्म में भी हो सकती हैं, यानी कि लेस या ग्रेटर या इक्वल के साइन के साथ भी हो सकती हैं। तो एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें कि जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन है या मैथमेटिकल पार्ट जो है उसका या मैथमेटिकल बॉडी जो है उसकी वो लीनियर इक्वेशंस या इनइक्वेशंस के फॉर्म में हो, ठीक है ना, तो उस प्रॉब्लम को हम एलपीपी कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें जो प्रोग्रामिंग वर्ड है ये मैं आपको अपने शब्दों में समझने के लिए बता रहा हूं, ये थियोरेटिकल या किताबी डेफिनेशन नहीं है। प्रोग्रामिंग हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको सॉल्व करने के लिए जितनी भी मेथड्स हम लोग आगे यूज करने वाले हैं वो स्टेप बाय स्टेप एंड प्रॉपर सीक्वेंस में चलती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यानी कि एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम लोग सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। एंड दिस सच मेथड्स लाइक अ प्रोग्राम, वो एक प्रोग्राम की तरह चलेंगी। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड शो सोल्यूशन। कंडीशंस चेक होंगी बार बार कि ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, तो ये होगा, ये होगा, लाइक दैट। तो और इनके फ्लो चार्ट के फॉर्म में इनके मेथड्स को भी दिखाया जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट भी आ जाता है, क्योंकि प्रोग्राम्स भी हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो ये दोनों चीजें मिलके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। प्रोग्रामिंग वर्ड मतलब आप समझते हैं लीनियर वर्ड क्यों यूज हो रहा है ये भी आप समझ गए, और क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, तो दैट्स व्हाई एलपीपी इस तरह से बना। नाउ अब मैं आता हूं स्टूडेंट्स कि एलपीपी का जो मैथमेटिकल मॉडल होता है बेसिकली वो होता क्या है, मतलब उसमें होता क्या क्या है।
तो LPP में स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स होते हैं। LPP हैव 3 पार्ट्स। हालांकि होते तो 2 ही हैं मुख्य, लेकिन 3 पार्ट्स हम इसलिए बोलते हैं। पहला तो होता है स्टूडेंट्स उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। नॉर्मली उसको हम z से डिनोट करते हैं। z इज इक्वल्स टू, यहां पर एक इक्वेशन बनती है एक पॉलिनोमियल बनता है, लीनियर पॉलिनोमियल बनता है। वो अक्सर c1 x1 c2 x2 एंड सो ऑन, जितने वेरिएबल्स होंगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, यानी कितने वेरिएबल्स की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ये बन जाता है। देन इसके बाद नंबर 2 उसमें होता है सब्जेक्ट टू कंडीशन। इनको हम कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं। कॉन्स्टेंट्स मतलब द सेट ऑफ कंडीशंस, और सेट ऑफ कंडीशंस इक्वेशंस के फॉर्म में होती हैं। तो यहां पर हमारे पास में कुछ इक्वेशंस होंगी स्टूडेंट्स। इट्स अ सेट ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, सेट ऑफ इक्वेशन और मे बी इन इक्वेशन, ठीक है। एंड नंबर 3 कंडीशन फॉर डिसीजन वेरिएबल, कंडीशन फॉर डिसीजन वेरिएबल स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मतलब कि जो वेरिएबल्स होंगे उनके लिए कंडीशन क्या है, मे बी वो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, ओके, मे बी वो लेस देन इक्वल 0 हो, या मे बी वो 0 हो, या मे बी उनका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन ना हो। तो ये कंडीशंस भी वेरिएबल्स के लिए रहती हैं। तो बेसिकली जो मैथमेटिकल मॉडल होता है एलपीपी का, उसमें ये 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट में स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि एलपीपी होता क्या है, एलपीपी में होता क्या क्या है, मतलब उसमें जो मुख्य पार्ट्स होते हैं, उसके जो अंग होते हैं, है ना, उसकी जो बॉडी बनती है एलपीपी की, उनमें कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू कंडीशंस या कॉन्स्टेंट्स, एंड द कंडीशन फॉर डिसीजन वेरिएबल्स। तो किसी भी एलपीपी में ये 3 पार्ट्स होंगे स्टूडेंट्स। वो इक्वेशन के फॉर्म में भी हो सकते हैं कॉन्स्टेंट्स, वो इन इक्वेशन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ज्यादातर z से डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं पर इसे z स्टार से भी डिनोट किया जाता है। अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, यानी कि एलपीपी को फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है। तो आइए अब एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको आपको समझाते हैं, और फिर उसकी मदद से एलपीपी को क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। यानी उस स्टोरी को, यानी उस प्रॉब्लम को हम लोग एक मैथमेटिकल मॉडल, यानी कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। इसी को ही फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि एक कोई इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम ले लें आप, या फिर एक घर की प्रॉब्लम ले लें, या सपोज दैट कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमें सपोज कुछ प्रोडक्शन फाइंड करना है, कोई क्वांटिटी परचेज करनी है, कोई काम करवाना है। इसको जब हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड द फॉर्मुलेशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। और क्योंकि यहाँ पर हम लोग एलपीपी को पढ़ रहे हैं तो ये फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी बन जाएगा। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है, a manufacturer produced 2 types of models, M1 and M2. Each M1 model requires 4 hours of grinding and 2 hours of polishing. It means that students कि एक मैन्युफैक्चरर 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बनाता है, M1 और M2। M1 प्रोडक्ट जो है उसको 4 घंटे ग्राइंडिंग करना पड़ता है और 2 घंटे पॉलिशिंग करना पड़ता है। Whereas each M2 model requires 2 hours of grinding and 5 hours of polishing. जबकि जो M2 मॉडल है उसको 2 घंटे ग्राइंडिंग और 5 घंटे पॉलिशिंग करना होता है। The manufacturer has 2 grinders and 3 polishers. जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास में 2 ग्राइंडर्स हैं और 3 पॉलिशर्स हैं। Each grinder works for 40 hours a week, and each polisher works for 60 hours a week. Profit on M1 model is ₹3 and on M2 model is ₹4. Whatever is produced in a week is sold
in the market, how should the manufacturer allocate his production capacity to the two types of models so that he may make the maximum profit in a week? It means that students कि ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि एक मैन्युफैक्चरर के पास में दो टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक M1 और एक M2, और M1 को भी ग्राइंडिंग करना पड़ता है और पॉलिश करना पड़ता है, ठीक है ना। ग्राइंडिंग करने में M1 को कुछ टाइम लगता है और M2 को भी कुछ टाइम लगता है। उसी तरह से पॉलिश करने में भी M1 को कुछ टाइम लगता है, सॉरी M2 को कुछ टाइम लगता है, और ग्राइंडिंग में भी कुछ टाइम लगता है। हमारे पास में मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास में 2 ग्राइंडर्स हैं और 3 पॉलिशर्स हैं, ठीक है ना। ईच ग्राइंडर वर्क 40 आवर्स, और एक ग्राइंडर जो है वो 40 घंटे काम कर सकता है एक सप्ताह में, और एक पॉलिशर जो है पॉलिश करता है जो, वो 60 घंटे काम कर सकता है एक हफ्ते में। अब M1 मॉडल के ऊपर जो मैन्युफैक्चरर है उसे 3 रुपए का प्रॉफिट है, और M2 मॉडल के ऊपर उसे 4 रुपए का प्रॉफिट है। आपको यह बताना है कि किस प्रोडक्ट को वो कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करे एक वीक में ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इसके लिए हमें एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, ठीक है ना। यही उसने आखिरी में लिखा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं और इससे संबंधित एक एलपीपी बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम लोग जब भी किसी एलपीपी को फॉर्मुलेट करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो हमें ध्यान देना ये होगा कि हम डिसीजन वेरिएबल्स क्या लें। सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल्स जो है उनको आइडेंटिफाई करना होता है, ओके, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिफाई। नंबर 2 जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें बनाना होता है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। नंबर 3 जो लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस फॉर वेरिएबल्स, उनको आइडेंटिफाई करना होता है, और इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग एलपीपी फॉर्मुलेट करते हैं। अब यहां पर हमें बेसिकली M1 और M2 ये जो 2 प्रोडक्ट्स है इनकी कितनी यूनिट्स को पर वीक प्रोड्यूस किया जाए ये फाइंड आउट करना है, और इसी के लिए हमें एलपीपी प्रोड्यूस करनी है, मतलब फॉर्मुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करेंगे तो यहां पर लिखेंगे लेट x1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट M1 इन अ वीक, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नंबर 2 x2 इज इक्वल्स टू मान लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट M2 इन अ वीक, ठीक है ना। तो x1 और x2 क्या हो गए, हमारे डिसीजन वेरिएबल हो गए। अब उसने क्या कहा था, प्रॉफिट ऑन M1, प्रॉफिट ऑन M1 कितना है स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रॉफिट ऑन M1 है 3 रुपीज 3, एंड प्रॉफिट ऑन M2 इज इक्वल टू है ₹4 स्टूडेंट्स। अब ये तो जो इंफॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने यहां पे लिख दी, और क्या किया दिया है हम लोगों को, इंफॉर्मेशन गिवन। तो इंफॉर्मेशन गिवन के लिए हम लोग एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, ये केवल अपनी सुविधा के लिए, हर क्वेश्चन में आप ऐसा करें जरूरी नहीं है। अब नाउ स्टूडेंट्स जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी उस इंफॉर्मेशन को हम इस टेबल में लिखेंगे। हम इस टेबल में क्या कर रहे हैं, हमने मॉडल M1 और मॉडल M2 के लिए प्रोसेसिंग टाइम के 2 कॉलम्स बनाए हैं, हमने ग्राइंडिंग और पॉलिशर्स के लिए रोज बनाई है, और यहां पर हम लोग लिखेंगे अवेलेबिलिटी, यानी कि ग्राइंडिंग्स हमारे पास कितने आवर्स के लिए अवेलेबल है और पॉलिशर्स हमारे पास कितने आवर्स के लिए अवेलेबल है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि जो मॉडल M1 है उसको ग्राइंडिंग के लिए जो समय लगता है स्टूडेंट्स वो लगता है 4 आवर्स, ठीक है ना,
और 2 आवर्स लगते हैं पॉलिशिंग के लिए। तो यहाँ पर 4 आवर्स तो आ गए ग्राइंडिंग के लिए और 2 आवर्स आ गए पॉलिशिंग के लिए। उसी तरह जो मॉडल M2 है, उस मॉडल M2 को 2 घंटे लगते हैं ग्राइंडिंग के लिए और 5 आवर्स लगते हैं पॉलिशिंग के लिए, यानी कि 2 आवर्स एंड 5 आवर्स, राइट स्टूडेंट्स। एंड हमारा जो ग्राइंडिंग है, ग्राइंडिंग 2 ग्राइंडर्स हैं हमारे पास में और 40 घंटों के लिए वो 1 वीक में अवेलेबल हैं ग्राइंडर्स। तो ये हो गए हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो 40 आवर्स की है, ठीक है ना। और जो पॉलिशर्स हैं वो हमारे पास में 60 आवर्स के लिए अवेलेबल है, ठीक। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, ठीक। ये जो अवेलेबिलिटी है ये ग्राइंडिंग और पॉलिशर्स की है। तो इन सब इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए जब हम मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, किसका, एलपीपी का, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एलपीपी। तो मैथमेटिकल मॉडल एलपीपी का क्या बनेगा, नंबर 1 सबसे पहले तो बनेगा इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अब प्रश्न ये उठता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम करने के लिए है कि मिनिमम करने के लिए है। तो यहां पर आप कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि यहां पर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, हम प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमाइजेशन टाइप का होगा, हमें मैक्सिमम करना है z को। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू, आप जरा देखिएगा x1 मात्रा में बना रहे हैं हम M1 प्रोडक्ट को, ठीक है ना, M1 मॉडल को, और एक M1 यूनिट पे 3 रुपए का प्रॉफिट है। तो टोटल कितना मिलेगा 3x1 प्लस x2 बना रहे हैं M2 मॉडल को और उसके ऊपर है 4 रुपीज का प्रॉफिट, तो ये 4x2, यानी कि जो टोटल प्रॉफिट बनेगा वो इस इक्वेशन या इस z की मदद से निकाला जा सकेगा। अब कंडीशन क्या है इस x1 और x2 के लिए, तो वो हम लोग लिखेंगे दूसरे नंबर पर, सब्जेक्ट टू कंडीशन या कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स हमारे पास होंगे, लुक एट दैट, पहला है ग्राइंडिंग कांस्टेंट, दूसरा है पॉलिशर कांस्टेंट्स। तो ग्राइंडिंग कांस्टेंट में ये कुछ इस तरह से बनेगा, देखिएगा। अब M1 की जो मात्रा है वो है M1 पर 4 आवर्स और M2 पर 2 आवर्स, और टोटल ग्राइंडिंग अवेलेबल कितना है 40 आवर्स। इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं, मतलब कि 4x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल 40। ये ग्राइंडिंग कांस्टेंट्स हैं, ये ग्राइंडिंग कांस्टेंट है, मतलब ये कंडीशन है ग्राइंडिंग के लिए कि x1 प्रोडक्ट जो मॉडल M1 है उसकी x1 यूनिट्स को 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस M2 मॉडल की x2 यूनिट्स को 2 से मल्टीप्लाई करें, और ये टोटल इन दोनों का सम 40 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो दूसरा कांस्टेंट बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा 2x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इक्वल 60। ये है पॉलिशर कांस्टेंट, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि 2x1 5x2 हमेशा लेस देन इक्वल 60 होना चाहिए, यानी ये जो यूनिट्स बन रही हैं M1 मॉडल की, उन दोनों पर पॉलिशिंग के लिए जितना समय हमें देना पड़ता है वो प्लस उनका 1 वीक में 60 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड और फाइनली जो कंडीशन है डिसीजन वेरिएबल्स के लिए वो क्या है कि x1 ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट्स की कुछ मात्रा को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस तरह से ये आखिरी कंडीशन बनी डिसीजन वेरिएबल्स के लिए। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये जो पूरा चीज बना है ये वाला, ये दिस इज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एलपीपी। यही है एलपीपी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस की थी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसी को बनाना ही फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी कहलाता है। आई रिपीट, इस तरह से प्रॉब्लम को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना ही फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी कहलाता है। और किस किस प्रोसीजर से हम लोग आगे बढ़े वो आप लोगों ने इस पूरे सोल्यूशन में देखा। तो आई होप कि इस प्रॉब्लम को आप आसानी से समझे होंगे। अब हम लोग एक और फॉर्मुलेशन करते हैं एलपीपी का, और इस टॉपिक को, इस लेक्चर को यहीं
फिनिश करते हैं। लेकिन इन एलपीपीज को फॉर्मुलेट करने के बाद सॉल्व भी करना होता है, तो इन एलपीपीज को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स हैं उनको हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक एलपीपी को और फॉर्मुलेट कर लेते हैं। अच्छा, वन मोमेंट स्टूडेंट, यहां पर एक चीज हम लोग मिस कर गए हैं। मिस ये कर गए हैं कि क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ था कि एक ग्राइंडर जो है वो हमारे पास 40 घंटे अवेलेबल है एक वीक में, और पॉलिशर जो है 60 घंटे अवेलेबल है, और हमारे पास में कुल मिला के 2 ग्राइंडर्स हैं और 3 पॉलिशर्स हैं। तो हमारे पास जो टोटल आवर्स की अवेलेबिलिटी हो गई है वो हो गई है यहाँ पर 80 आवर्स और यहाँ पर हो गई है 180 आवर्स। ठीक है ना, क्योंकि 2 हो गए यहाँ पे 3 पॉलिशर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चीज भी बदल जाएगी। तो हमारे पास में जो टोटल ग्राइंडिंग आवर्स अवेलेबल है वो है 80 आवर्स, और टोटल पॉलिशर आवर जो है वो अवेलेबल है 180 आवर्स। तो इस तरह से इसको करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। ये चीज थोड़ा सा मिस हो गया था, लेकिन ये प्रॉब्लम में क्योंकि स्पेशली कहा गया है अलग से, तो इसको यहाँ पर आप इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है ना, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो 40 और 60 था ये एक पॉलिशर और एक ग्राइंडर के एक हफ्ते में टाइम की अवेलेबिलिटी थी, लेकिन हमारे पास 2 पॉलिशर हैं और 3 ग्राइंडर्स हैं, तो हमने उस टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर दिया 2 और 3 से, तो हमारे पास में 80 और 180 की अवेलेबिलिटी आ गई। तो ये फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी रहा। अब एक एलपीपी और देखते हैं बच्चों। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर और बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, आइए इसको पढ़ते हैं। A firm manufacturer 3 products A, B and C. The profits are ₹3, ₹2 and ₹4 respectively. The firm has 2 machines M1 and M2, and below is the required processing time in minutes for each machine on each product. आपके सामने एक टेबल है स्टूडेंट्स, मशीन M1 M2 है, प्रोडक्ट्स A B C हैं, और उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो लिखा हुआ है 4:2:3:2:4:5:4. Machine M1 and M2 have 2000 and 2500 machine minutes respectively. The firm must manufacture 100 A's, 200 B's and 50 C's, but not more than 150 A's. Set up the LPP to maximize profit. तो स्टूडेंट सब कुछ इसमें हमें दे रखा हुआ है, हमें इसमें डायरेक्ट केवल एलपीपी को फॉर्मुलेट कर देना है कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले तो उसने हमसे ये कहा है कि 3 टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 3 डिसीजन वेरिएबल्स ले लेंगे। सबसे पहले तो x1, x2 और x3। ये जो है ये है क्वांटिटी या नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, ये है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, और x3 है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमारे पास में डिसीजन वेरिएबल के रूप में आ जाएंगी। अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम करना है हमें प्रॉफिट को, तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना है बच्चों, जो ए प्रोडक्ट है उसके ऊपर 3 रुपीज और उसके बाद 2 4, तो ये हो जाएगा 3x1 2x2 और 4x3। और जो कंडीशंस है हमारे पास सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में, कि जो मशीन M1 है वो केवल 2000 घंटों के लिए अवेलेबल है, और मशीन M1 पे ABC के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 4, 3 and 5 मिनट्स स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो हम यहां पर लिखेंगे 4x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 इज लेस देन इक्वल कितने मिनट्स के लिए अवेलेबल है मशीन M1, 2000 मिनट्स के लिए 2000। और उसी तरह से जो मशीन M2 है उसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है उसके अकॉर्डिंग 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 इज लेस देन इक्वल 4000। ठीक, क्योंकि ये 4000 मिनट्स के लिए अवेलेबल है। सॉरी, इट्स नॉट 4000, इट्स 2500
2500, तो 2500 मिनट्स के लिए अवेलेबल है। तो ये तो होगा स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट्स। और उसने क्या कंडीशन दे रखी हुई है कि जो x1 है वो x1 हमेशा ही 100 से बड़ा है, यानी कि x1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 100 एंड लेस देन इक्वल 150। ये x1 के लिए उसने कहा है क्योंकि जो ए प्रोडक्ट है उसकी मिनिमम 100 क्वांटिटी बनानी ही है, लेकिन 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब लेस देन लग गया। और जो x2 यानी कि जो बी प्रोडक्ट है वो सदैव 200 से क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा ही होगा, यानी कि x2 यानी कि यहां पर x2 इज ग्रेटर देन इक्वल 200 और इसी तरह x3 इज ग्रेटर देन इक्वल 50, यानी x3 की जो मात्रा है वो 50 यूनिट्स से और b प्रोडक्ट की जो मात्रा है वो 200 यूनिट्स से ज्यादा ही होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो बना है स्टूडेंट्स, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द एलपीपी ऑफ द क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड। ओके, या जो आपने क्वेश्चन अभी देखा ये उसके लिए एलपीपी है। ठीक, तो इस तरह से किसी भी एलपीपी को फॉर्मुलेट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो होता है कि आप एलपीपी में डिसीजन वेरिएबल को डिसाइड करो और फिर ये आइडेंटिफाई करो कि मेरे लिए x1, x2, x3 या जो भी डिसीजन वेरिएबल्स आपने लिए हैं उनके लिए कंडीशंस क्या है और इक्वेशन बनाने के लिए कौन सी चीज मेन है। जैसे यहां पर मशीन है तो मशीन कांस्टेंट्स आवर है, मतलब मशीन जो है एक कांस्टेंट है, एक तरह से कांस्टेंट इक्वेशन है वो। दूसरी जो मशीन M2 है वो भी एक कांस्टेंट बनाएगी, यानी कि एक कंडीशन बनाएगी, एक इक्वेशन बनाएगी। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है बेसिकली जो क्वेश्चन है आपका, और उसके बाद तो आसान है इनको मैथमेटिकल फॉर्म में फॉर्मुलेट करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने दो एलपीपी को फॉर्मुलेट किया, एक में 2 डिसीजन वेरिएबल्स थे यानी 2 डिसीजन वेरिएबल, एक में 3 डिसीजन वेरिएबल्स थे। 2 डिसीजन वेरिएबल्स जिन एलपीपी में होते हैं उनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जाता है या किया जा सकता है, ठीक है ना। एलपीपी जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना, उसे हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड, ठीक। और वो इक्वेशन, वो एलपीपी जिनमें 3 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना, 3 वेरिएबल्स, उनको ग्राफिकल से भी सॉल्व किया जा सकता है और उनको एक दूसरी मेथड है सिंप्लेक्स मेथड, उससे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो अब हम लोगों को एलपीपी को सॉल्व करने के लिए इन 2 मेथड्स के ऊपर डिस्कशन करना है और आने वाले क्लासेस में हम इन मेथड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अपने अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग ग्राफिकल मेथड के ऊपर बात करेंगे जिसकी मदद से 2 वेरिएबल वाली एलपीपी को सॉल्व किया जाएगा, और फिर उसके बाद सिंप्लेक्स के ऊपर बात करेंगे जिसकी मदद से 3 वेरिएबल्स वाले इक्वेशन को या एलपीपी को सॉल्व किया जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स के ये लेक्चर एलपीपी के ऊपर जो बेस्ड था आपको समझ में आया होगा। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो हमारे लेटेस्ट वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। हम जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।